नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RPSC GK विद अमर सर पर। तो देखिए, जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही थी उसका आज का टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, जिसकी जो है टॉपिक हमारे सेकंड ग्रेड में चलता है। और आरपीएससी ही हमारी एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम जो है वो आरपीएससी ही करवा रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। तो चलिए, इसका जो पहला प्रश्न है वहाँ पे हम देख लेते हैं। और देखिए, हम जो है 1K सब्सक्राइब यानी 1000 सब्सक्राइब हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ सब्सक्राइब घट रहे हैं, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट शुरुआत यहाँ से हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा आज का ये रहा स्क्रीन पर। तो देखिए, प्रश्न है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। देखिए, सेवा जो आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो देखिए, इस्तीफा किसे सौंपते हैं, ये पहला प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, इस्तीफा किसे देते हैं, तो वो है राज्यपाल। तो राज्यपाल को संबोधित करके ये अपना इस्तीफा सौंपते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को संबोधित करके सौंपते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या निर्धारण करने की शक्ति किसको प्राप्त है। तो देखिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनकी जो संख्या है वो निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त है, यानी कौन निर्धारण करता है कि कितने सदस्य होंगे। तो इसमें भी राइट आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल जो है इनके सदस्यों की संख्या निर्धारण करता है कि कितने सदस्य होंगे। तो इसमें राइट आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। इनकी जो संख्या निर्धारण होती है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण करने की शक्ति किसको प्राप्त है, तो वो हो जाएगा राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं। तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका भी राइट आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। और राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं और इन्हें ही इनकी नियुक्ति कौन करता है। अगर नियुक्ति की हम बात करें, इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। बाकी इनको हटा नहीं सकता, राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता। हटाने का कार्य वो है राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। तो प्रश्न था हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं, तो वो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसका गठन जो है यहाँ पे हुआ था 20 अगस्त 1949 को, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, 20 अगस्त 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न जो है आरपीएससी ने काफ़ी बार पूछा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप सभी को खूब पता भी होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा NK घोष, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे NK घोष। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग जयपुर से कहाँ स्थानांतरण किया गया था। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो जयपुर में था पहला राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो उसको जो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को कहाँ स्थानांतरण किया गया था। तो ये आप सभी को खूब पता होगा कि वर्तमान में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो अजमेर के अंदर है और पहले ये जयपुर में था। लेकिन सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। तो अजमेर इसमें राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अजमेर में स्थानांतरित कर दिया और वर्तमान में जो है ये अजमेर में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है हमारी, तो प्रश्न थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 हमारी, तो प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य हैं।
तो ये प्रमुख कार्य दे रखे हैं, इनमें हमें सही कौन सा और गलत कौन सा चॉइस करना है। तो देखिए अपना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपना जो प्रतिवेदन है वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ये भी सही है। राज्य की सेवा में विशेष अर्हता वाली नीतियों को पद्धति बनाता है और उसके परिवर्तन राज्य में की सहायता करता है। तो बिल्कुल ये फैक्ट सही है। राज्य सेवा नियुक्ति के लिए परीक्षा संचालन, सरकार को पदोन्नति, अभ्यर्थियों की योग्यता, अनुशासन संबंधी मामलों पर परामर्श देना, वो राज्य RPSC राज्य लोक सेवा आयोग का ही कार्य होता है। तो यहाँ पर तीनों जो फैक्ट है, तीनों फैक्ट यहाँ पे सही है। इसमें राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। इनके प्रमुख कार्य जो है, तीनों फैक्ट यहाँ पे सही है, तो इसमें उपरोक्त सभी जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है हमारी। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद से मुक्त होना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि राजस्थान के जो अध्यक्ष और सदस्य अपना मुक्त होने चाहे, पद से मुक्त होना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे। तो इसमें राइट आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल को ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। इसमें जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राज्यपाल। तो राज्यपाल को जो है अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है हमारी। तो प्रश्न देखिए हमारा है, निम्न में से किस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग परामर्श नहीं लिया जाता। तो देखिए किस मामले में जो है राजस्थान सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। तो देखिए सिविल सेवाओं को स्थानांतरण, सिविल सेनाओं की प्रोन्नति एवं एक सेवा को दूसरी सेवा में अंतरण के अनुसार के लिए जाने वाले सिद्धांत पर। और इसमें और फैक्ट हैं, देखिए सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण के लिए सिद्धांत पर, सिविल सेनाओं की भर्ती की पद्धति पर। तो देखिए इसमें जो फैक्ट है यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, सिविल सेवाओं को स्थानांतरण में। तो इनसे परामर्श नहीं लिया जाता है, तो इसमें राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगा। तो दो या तो एक राज्य में होना चाहिए, या दो से अधिक राज्य के लिए जो है आयोग का गठन कौन करेगा, लोक सेवा आयोग का गठन। तो आप सभी को पता है, इसके लिए जो है राष्ट्रपति के पास ये शक्ति प्राप्त होती है और राष्ट्रपति एक से अधिक राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। राइट आंसर जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगा, तो वह राष्ट्रपति करेगा। इसमें राइट आंसर जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 13, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस के लिए पात्र है वह नियोजन है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है 13 नंबर का वो होगा नियोजन। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष। तो UPSC का वह सदस्य व अध्यक्ष बन सकता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सेवानिवृत्ति के पश्चात। तो इसमें राइट आंसर जो है सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है हमारी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर पद मुक्त कौन कर सकता है। तो देखिए इनके खिलाफ अगर साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर इन्हें पद मुक्त जो है कौन कर सकता है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि इनको हटाने का कार्य सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है और वह है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने हटा सकता है, बाकी कोई भी मुख्यमंत्री, ना राज्यपाल, ना उपराष्ट्रपति इनको हटा नहीं सकता है। हटा सकता है तो वह है राष्ट्रपति हटा सकता है। तो पद मुक्त कौन कर सकता है, इनको राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं 15 नंबर का। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। तो देखिए कौन सा अधिनियम के तहत जो है अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा इसमें जो राइट आंसर है वो अधिनियम 323। इसमें राइट आंसर जो है अधिनियम 323 के तहत यहाँ पे राज्यपाल को सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 6 वर्ष
या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले समाप्त हो जाए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से पहले जो समाप्त हो जाए। तो इसमें राइट आंसर जो है कार्यकाल पूछा है तो राइट आंसर 6 वर्ष से 62 वर्ष की आयु में दोनों में से जो पहले समाप्त हो जाए। तो इसमें राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्या प्रश्न है, क्या दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक आयोग का गठन संभव है? तो देखिए बिल्कुल जो है यहाँ पे संभव है, बिल्कुल संभव है। हाँ, यदि राज्य ऐसा प्रस्ताव पास करे तो अगर दोनों राज्य ऐसा प्रस्ताव पास करें तो दोनों के लिए एक से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक आयोग मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संभव है यदि वे राज्य में प्रस्ताव पास करें। तो राइट आंसर डी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है सचिव कहते हैं और राजस्थान सचिव कहते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी के द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो वो सचिव यहाँ पे हो जाएगा, सचिव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है हमारी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो देखिए संविधान कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के लिए एक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान होगा? तो इसमें जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा यहाँ पे अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के तहत हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य हैं। तो देखिए इसमें प्रशासन का निर्वाचन बिल्कुल नहीं, निर्वाचन नहीं, प्रशिक्षण नहीं, इसमें से कोई नहीं। ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही कार्य जो है इनका प्रमुख कार्य नहीं है। इसमें राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आहरित होते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आहरित होते हैं? तो 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा राज्य की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। राज्य महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को मैंने पहले बता दिया था कि इनकी नियुक्ति जो है महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति वो राज्यपाल करता है, बाकी हटा नहीं सकता, राष्ट्रपति सकता है। नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा, हटाने का कार्य जो राष्ट्रपति करेगा यहाँ पे। इसमें राइट राज्यपाल आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य की निम्न में से किस रियासत में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में निम्न में से किस रियासत में लोक सेवा आयोग से माध्यम से भर्ती की जाती थी? तो इसमें जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो है बीकानेर में भी थी, जोधपुर में भी थी, जयपुर में भी थी, उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर जो है डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों रियासतों में ही भर्ती की जाती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य बनाए गए थे? तो प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य बनाए गए थे? प्रश्न संख्या 24, तो इसमें राइट आंसर जो है 2 हो जाएगा, 2 सदस्य बनाए गए थे, 2 सदस्य, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ हुई? तो देखिए जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी वो सबसे पहले जयपुर में हुई थी, मैंने आपको बताया था। बाद में इसको स्थानांतरण जो है अजमेर में कर दिया गया था। तो वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना जयपुर में हुई थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है हमारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन का अध्यादेश कब जारी किया गया? अध्यादेश कब जारी किया गया?
तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन का अध्यादेश कब जारी किया गया? तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 16 अगस्त 1949 को। 16 अगस्त 1949 को इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न जो है आरपीएससी पूछना पसंद करती है। सबसे लंबा कार्यकाल यहाँ पे पूछा है, तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो रहा था डी एस तिवारी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। सबसे लंबा कार्यकाल जो है डी एस तिवारी का रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है? तो देखिए भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है प्रमाणीकरण। तो देखिए नियुक्ति वही करते हैं, चयन भी वही करते हैं, अब प्रमाणीकरण जो है अंतिम कार्य होता है कि इसको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि इसकी जॉब लग गई है, फाइनली जो है आरपीएससी में प्रमाणीकरण दे देगी, अंतिम कार्य उनका ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है हमारी। क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य कार्यकाल की समाप्ति के बाद अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल की समाप्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष का पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है? अध्यक्ष पद के लिए अगर सदस्य कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है या नहीं? तो देखिए प्रश्न इसका जो राइट आंसर है आपको सभी को पता है कि सदस्य रहते हुए अध्यक्ष भी बन जाते हैं। तो बिल्कुल हाँ, यदि उसकी आयु जो 62 वर्ष है उससे कम हो, तो 62 वर्ष से आयु अगर कम रहती है तो उसको अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। और देखिए हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है आज का 30 क्वेश्चनों में से अंतिम क्वेश्चन है। क्या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं? तो देखिए अगर राजस्थान लोक सेवा सदस्य और अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद राज्य के किसी अधीन सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नहीं, इन्हें नहीं नियुक्त किया जा सकता। अगर ये वहाँ से अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उनको राज्य के किसी भी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर जो है नहीं यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन और जो आपने देखे। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 के जो है सब्सक्राइब हमारे यहाँ पे होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप ज़रूर सपोर्ट करिए। और रीट मेंस का जो कोर्स है मैंने आपको बता दिया, हर वीडियो में बताता हूँ, जल्द मैं चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएससी जीके विद अमर सर पर। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यपाल। और देखिए 1 के सब्सक्राइब हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ बाकी हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि हमारे जल्द से जल्द 1 के यानी 1000 सब्सक्राइब हमारे यहाँ पे हो जाए। तो चलिए हम बात करेंगे आज राज्यपाल को लेकर। उससे पहले मैं आपको बता दूं 3rd ग्रेड का कोर्स जो है उसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया पाठ्यक्रम को लेकर। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और आपको सुबह के टाइम पे 3rd ग्रेड की थ्योरी मिलेगी और शाम को जो है 2nd ग्रेड की प्रश्नोत्तरी का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोनों वीडियो जो मैं सुबह 3rd ग्रेड का सुबह और 2nd ग्रेड का शाम को डाल दिया करूँगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं राज्यपाल को, जो राज्यपाल हमारे 2nd ग्रेड में टॉपिक चलता है। देखिए पहला प्रश्न है हमारा राज्यपाल का, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, राज्य की कार्यपालिक शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य में जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति किस में निहित होती है? तो ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है परिषद में और डी होती है राष्ट्रपति में। तो आप सभी को पता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है, तो इसमें राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। तो राज्यपाल की जो राज्य की जो शक्ति कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो प्रश्न है हमारा, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल और
सी ऑप्शन है हमारा मुख्यमंत्री का सचिव और डी ऑप्शन है मुख्य सचिव। तो देखिए प्रश्न जो है हमारा ये है, राज्य का कार्यकारी मुख्य अध्यक्ष होता है, कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है तो वो होता है राज्यपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राज्यों में कौन करता है, और प्रत्येक राज्य में के लिए एक जो है राज्यपाल होता है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो प्रत्येक जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से सलाह लेता है, बाकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन करता है, तो वो है डी राष्ट्रपति, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और संसद को, और डी है राष्ट्रपति को। तो आप सभी को पता है जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा। तो राष्ट्रपति को संबोधित करके वह अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना जो है त्यागपत्र सौंपता है। कौन सौंपता है? राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 हमारी। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो देखिए जो महाभियोग है वो राष्ट्रपति पे लगाया जा सकता है। आप सभी को पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, ये आप सभी को पता है। लेकिन प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो महाभियोग जो है किसको हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो देखिए जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है बिना महाभियोग के। अगर राष्ट्रपति हटाना चाहे तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है बिना महाभियोग के, किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है हमारी, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो प्रश्न जो है ये वही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे भी जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। यहाँ पे राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी भी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो मैंने आपको पहला प्रश्न पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल का नियुक्ति करता है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होता है उससे वहाँ से सलाह लेता है। सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था प्रधानमंत्री इसमें नहीं है, मुख्यमंत्री की सलाह से जो है सलाह लेगा वहाँ के मुख्यमंत्री से, और तब वहाँ के राज्यपाल का जो है नियुक्ति करेगा। तो किसकी सलाह पर? तो वह मुख्यमंत्री की सलाह पे, मुख्यमंत्री से पूछता है, बाकी जो है वहाँ की राष्ट्रपति की नियुक्ति वो करता है। अब देखिए वो प्रश्न कौन सा था हमारा, उसको हम एक बार वापस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये था, प्रश्न संख्या 3 थे हमारा, राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। और वो अब वहाँ के जो मुख्यमंत्री होता है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी सलाह से है ना, जो वहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री से सलाह जरूर लेता है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे जो है नियुक्ति करता है। ये प्रश्न था हमारा। तो यहाँ पे प्रश्न हमने देख लिया। 8वां प्रश्न, किसकी सलाह पर वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा?
तो वो जो है मुख्यमंत्री से सलाह लेगा और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री होता है उसे सलाह लेता है, तो वहाँ के जब वहाँ की उसकी जो है नियुक्ति करता है। प्रश्न संख्या 9 है हमारी, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे राज्यपाल। प्रमुख जो संवैधानिक प्रमुख होता है यानी प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष माना जाता है वो राज्यपाल को माना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और वास्तविक जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष जिसको हम मानते हैं वो राज्यपाल होता है। और राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो देखिए सामान्य रूप से जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष तक किसी भी टाइम उसको यहाँ से हटा सकता है, लेकिन उसका मिनिमम जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं या फिर 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। सामान्य रूप से कार्यकाल पूछा है तो यहाँ पे 5 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ पे देता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याद पर्यंत, तो राष्ट्रपति के पर्याद पर्यंत तक भी वो बना रहता है, चाहे वो 2 साल हो चाहे 3 साल हो, तो वहाँ से हटा दिया जाता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। लेकिन सामान्य रूप से जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है हमारी, राज्यपाल राज्य के किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो प्रतिनिधि जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति से नियुक्त करता है। मैंने आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल को नियुक्त करेगा और राज्यपाल जो है किसका प्रतिनिधि होगा? वो होगा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है एक ऑप्शन हो जाएगा। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फिलहाल जो है ये एक्ट हटा दिया गया है वहाँ से, तो अब वहाँ पे जो भारत का राष्ट्रपति है वही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जम्मू कश्मीर में भी भारत का राष्ट्रपति ही जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 हमारी। चलिए प्रश्न संख्या 13, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो देखिए उपराज्यपाल का वैसे तो कोई संविधान में पद है नहीं, बाकी इसमें इसकी अगर आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो मैंने आपको बता दिया था राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। और जैसे सामान्य रूप से 5 वर्ष के लिए वो बनता है सामान्य रूप से, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। इसमें राइट आंसर जो है सी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा 15, राज्यपाल को प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। तो राज्यपाल का जो वेतन है वो प्रति माह कितना प्राप्त होता है वेतन? तो देखिए ये जो है चेंजेज होता रहता है, तो लेकिन वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है वो है 3.5 लाख रुपए। तो वर्तमान में अगर वर्तमान का पूछा जाए तो उसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, 3.5 लाख रुपए वर्तमान में। लेकिन ये जो है चेंज होता रहता है, तो इसमें अभी वर्तमान जो है वो 3.5 लाख रुपए है राज्यपाल का प्रति माह वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, राज्यपाल का वेतन व भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो इसमें जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य की संचित निधि से। तो राज्य की संचित निधि से जो है इस राज्यपाल का वेतन व भत्ता आता है। और देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 हमारी है। तो प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन किसी कारण से राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वहाँ का प्रमुख संचालन कौन होता है? इसमें राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, राज्यपाल वहाँ का फिर जो प्रमुख संचालन होता है वो राज्यपाल हो जाता है। अगर किसी कारणवश विधानसभा भंग हो जाती है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी कारणवश से,
तो ज़रूरी नहीं है किसी भी कारण बस जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ का प्रमुख संचालक कौन होता है, तो वो राज्यपाल हो जाता है। राज्यपाल होता है, तो इसमें राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो देखिए राज्य मंत्रिपरिषद का गठन जो है राज्यपाल करता है, और किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको एक थोड़ा देखना चाहिए। जो राज्य मंत्रिपरिषद होता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन वो सलाह जो है मुख्यमंत्री के अनुसार ही करता है। जैसे उससे मुख्यमंत्री कहता है उसके अनुसार वहाँ का जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद गठन करता कौन है? वो इसमें राइट आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर राज्यपाल, लेकिन सलाह जो है वो मुख्यमंत्री से लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, किसी भारतीय राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं देखना है हमें यहाँ पे, तो सही नहीं कौन सा है? तो देखिए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल ये फैक्ट सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है, तो बिल्कुल ये फैक्ट जो है यहाँ पे आपका जो है सही है। ये भी फैक्ट जो है सही है आपका। बिल्कुल 5 वर्ष तक बना रह सकता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो 5 वर्ष तक बना रह सकता है। तो दोनों फैक्ट ये हमारे सही है। अगला फैक्ट है हमारा, यदि संबंधित राज्य विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया हो तो वह पदमुक्त हो जाएगा। तो बिल्कुल ये फैक्ट जो है गलत है। किसी भी या महाभियोग, मैंने बताया था महाभियोग लगता नहीं है राज्यपाल पर, तो ये फैक्ट जो है गलत है। और राष्ट्रपति नेक्स्ट फैक्ट जो हमारा डी, वह एक राज्य से अधिक का राज्यपाल हो सकता है। तो बिल्कुल ये सही है, एक से अधिक जो है राज्यों का वो राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें जो गलत नहीं सही नहीं है तो वो ये है सी वाला, क्योंकि उसे महाभियोग के तहत हटाया नहीं जा सकता है। अब देखिए अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा 20वां, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति, डी। तो राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के उत्तरदायी होते हैं? तो वो राष्ट्रपति यहाँ पे हो जाएगा। 20वां जो है क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है डी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ये आज के थे हमारे मुख्य प्रश्न कुछ जो मैंने आपको बताए। तो मैंने आपको बता दिया 3rd ग्रेड का जो कोर्स है मैं लेकर आने वाला हूँ, और इसकी जो क्लास है आपको सुबह मिलेगी। सुबह के टाइम पे इसके वीडियो लेक्चर मिलेंगे जो कि थ्योरी सहित होंगे। थ्योरी यानी पूरी संपूर्ण थ्योरी आपको मैं पढ़ाई जाएगी। और 2nd ग्रेड के जो है क्वेश्चन आंसर वो शाम को आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप 2nd ग्रेड तैयारी कर रहे हो या 2nd ग्रेड तैयारी कर रहे हो, दोनों हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और 1K जो है हम पहुँचने वाले हैं, तो प्लीज़ यार हमें जल्दी सपोर्ट करें और 1K तक पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। तो देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राज्य मुख्यमंत्री, और RPSC 2nd ग्रेड को लेकर हम यहाँ चल रहे हैं। तो इसके जो महत्वपूर्ण बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको हमने सोल्व किया है। अब जो आज का टॉपिक है हमारा वो है राज्य मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद है, क्या क्या कार्य हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और उससे पहले आप सभी को मैंने बताया था कि रीड का कोर्स जो है मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ, तो उसके वीडियो रिकॉर्ड है वो चल रहे हैं। और जैसे रिकॉर्डिंग हो जाती है हमारे वीडियो की 5-7 वीडियो को, तो मैं एक साथ अपलोड कर दूँगा। रोज़ वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाया करेगा। तो चलिए आज के जो टॉपिक्स हैं हमारा राज्य मुख्यमंत्री, इसके बारे में यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन पहला है हमारा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो इससे पहले जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो था राज्यपाल। तो आप सभी को ये तो पता होगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो सदन का नेता होता है। तो यानी बहुमत दल का नेता होता है, जिसे पार्टी या जिसको भी अधिक बहुमत मिलता है उसका जो दल का नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, आपको मैंने बताया था मुख्यमंत्री नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। और मंत्रिपरिषद होता है उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करेगा,
लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। तो हमारा प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 164। अनुच्छेद 164 में ये है कि मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो इसमें राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 164, अनुच्छेद 164। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, मुख्यमंत्री कौन से सदन से चुना जाता है। अब देखिए मुख्यमंत्री का चुनाव जो है कौन से सदन से होता है। अब आप सभी को पता है जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं तो दोनों से ही मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाता है। लेकिन कहीं पे जैसे हमारे राजस्थान है, राजस्थान में केवल विधानसभा है, तो विधानसभा में जो दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अगर वहाँ विधान परिषद भी हो तो दोनों से मिलकर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो है बी और सी यहाँ पे हो जाएगा, विधानसभा विधान परिषद दोनों से मुख्यमंत्री को चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 हमारी। तो प्रश्न है, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कार्यवाही संचालन किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री करता है। राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई संचालन किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन से अनुच्छेद के तहत वो कार्रवाई संचालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी 166 अनुच्छेद के तहत। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। अब देखिए मुख्यमंत्री का जो कार्य होता है उसका वर्णन जो है कौन से अनुच्छेद में मिलता है। तो अभी आपको सभी को मैंने बताया था जो कार्य करता है मुख्यमंत्री तो उनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 167 में मिलता है। और यही क्वेश्चन जो है हमारे 3 नंबर का था। तो वो देखिए प्रश्न यही था, स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई संचालन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको राइट आंसर जो है बी बताया था, तो 166 के तहत इसमें राइट आंसर जो ये हो जाएगा। और 4 में जो है मुख्यमंत्री कार्यों का वर्णन पूछा है, कार्यों का वर्णन, तो इसमें जो राइट आंसर आपका वो हो जाएगा 167, यानी बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो 167 के तहत मुख्यमंत्री कार्यों का वर्णन मिलता है। मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन जो है 167 अनुच्छेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राज्य का होता है। तो देखिए ये वास्तविक होता है और जो नाम मात्र होता है वो होता है राज्यपाल। और जो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री यानी सीएम। और नाम मात्र कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यपाल। जी मैंने आपको राज्यपाल बताया था, तब मैंने आपको कल बताया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री राज्य का होता है तो वो वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। इसमें राइट आंसर जो है सी यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का कौन सा क्रम है। तो अपने राजस्थान की बात हो रही है तो राज्य का जो वर्तमान क्रम है वो कौन सा है। तो 25वां मुख्यमंत्री हैं हमारे वर्तमान में अशोक गहलोत। 25वें मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न थोड़ा ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन कौन से मुख्यमंत्री 3 या 3 से अधिक बार नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए जो 4 बार हैं वो सबसे ज़्यादा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का, इन 4 बार। 3 बार अशोक गहलोत जी वर्तमान में है, 3 बार रह चुके हैं ये भी, मतलब वर्तमान में और है तीसरी बार। और हरदेव जोशी ये भी 3 बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। शिवचरण माथुर जो है 2 बार ही बने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ए बी सी तीनों यहाँ पे हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो कार्यकाल है वो मोहनलाल सुखाड़िया जी का है और उससे कम जो है अशोक गहलोत जी का और उससे कम जो है हरदेव जोशी का। तो इनका इस प्रकार भी क्रम रहेगा। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए बी सी डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न है, राज्य के हाल ही वर्तमान मुख्यमंत्री शपथ कब ली। तो देखिए मुख्यमंत्री ने
जो है शपथ कब ली थी, और ये आप सभी को खूब पता होगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत, उन्होंने शपथ कब ली थी। तो ये ली थी 17 दिसंबर 2018 को, जो है वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ ली थी, और डिप्टी सीएम के रूप में सचिन पायलट ने ली थी। तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से कौन सा मुख्यमंत्री संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से कौन सा मुख्यमंत्री संबंधित है। तो इसमें जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से कौन सा मुख्यमंत्री संबंधित है, तो वो हो जाएंगे वसुंधरा राजे। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रश्न संख्या 10, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। तो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा अनुच्छेद 164(1). तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। तो देखिए ये जो प्रश्न है मुख्यमंत्री, काफ़ी बार प्रश्न से पूछ लेते हैं कि मुख्यमंत्री चुना जाता है या तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या है हमारी 11, अनुच्छेद 164(5) में क्या वर्णित है। अनुच्छेद 164(5) में क्या वर्णित है। तो देखिए प्रश्न संख्या जो 11 है, और इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो है मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते। तो अनुच्छेद 105 जो है इसमें मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते जो है इनका वर्णन है, मुख्यमंत्री को कितना वेतन मिलेगा, कितने क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, उस प्रकार की जो जानकारी है वो अनुच्छेद 164(5) में मिलती है। इसमें राइट आंसर जो है ब हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हम, प्रश्न है मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब देखिए मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है, क्या क्या वो कार्य करेंगे, तो उनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 167 में है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तो ये रहा, 91वां संविधान संशोधन किस साल में हुआ, या फिर 91वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 91वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो कब हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा 106, यानी 2003 में जो है 91वां संविधान संशोधन हुआ है। सही इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 है हमारी, मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई। तो मुख्यमंत्री जो सचिवालय है उसकी स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1949 में। तो मुख्यमंत्री जो सचिवालय है उसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए हो जाएगा, 1949 में जो है मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना हुई थी। और अंतिम प्रश्न देखिए हमारा 15वां, निम्न में से मनोनीत मुख्यमंत्री का उचित क्रम क्या है, यानी है। तो जो मनोनीत मुख्यमंत्री हुए थे, मनोनीत यानी निर्वाचित नहीं हुए थे, मनोनीत मुख्यमंत्री जो 3 बने थे, तो उनका जो है यहाँ पे आपको क्रम बताना है। तो सबसे पहले जो है हीरालाल शास्त्री बने, फिर वेंकटाचारी और JN व्यास। तो इनका इस प्रकार जो है क्रम रहेगा। इसमें राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी इस नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का RPSC GK विद अमर सर यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए
आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन और प्रश्नोत्तरी का, वो है पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए, जैसे कि मैंने रात को सूचना डाली थी कि 9 बजे जो है आपको सेकंड ग्रेड के प्रश्नोत्तरी की क्लास मिलेगी, और शाम को जो है 5 बजे आपको थर्ड ग्रेड की जो कोर्स लेकर मैं आया हूँ थर्ड ग्रेड का थ्योरी, वो आपको शाम को 5 बजे मिलेगी। थर्ड ग्रेड की थ्योरी जो है 5 बजे मिलेगी, और सुबह 9 बजे आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो है जीके की यहाँ पे चल रही है सेकंड ग्रेड को लेकर, तो वो चल रही है। क्योंकि थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम भी अब जल्द ही परिषद तिथि घोषित होने वाली है, या फिर फरवरी को वहीं रहेगी। तो हमको शुरुआत है ना जो अब से ही करनी है, थ्योरी को पढ़ना है। बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्लास भी मैं थर्ड ग्रेड के लिए भी लेकर आऊँगा। तो आप लोग है ना अभी रीट मेंस या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, जुड़ जाइए। तो आपको जो रोज़ 5 बजे उसकी क्लास थ्योरी की क्लास मिलेगी, और 9 बजे जो है सेकंड ग्रेड की प्रश्नोत्तरी क्लास आपको मिलेगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के टॉपिक की। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है। देखिए, पंचायती राज जो है वो इसके जो निम्न स्तर है उस पर कौन होता है। तो निम्न स्तर जैसे 3 प्रकार की पंचायत राज व्यवस्था है हमारे राजस्थान में। तो देखिए, पहला तो है जिला परिषद, दूसरा है पंचायत समिति, और तीसरा है ग्राम सभा और पंचायत। तो इसका जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। और पंचायत समिति की बात करें तो इसमें प्रधान होता है, प्रधान जो मुखिया होता है। और वहीं जिला परिषद की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है जिला प्रमुख यहाँ पे मुखिया होता है। जिला प्रमुख प्रमुख जो है मैन होता है। तो इस प्रकार जो है राजस्थान में हमारे पंचायत राज व्यवस्थाओं की जो है व्यवस्था की गई है। तो देखिए, इसमें इसमें पूछा है संस्थाओं में निम्न स्तर पर, तो निम्न स्तर पर जो होता है वो होती है ग्राम सभा व पंचायत। इसमें जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा, ग्राम सभा व पंचायत। उससे हम आगे बात करें तो पंचायत समिति तहसील स्तर पर होती है, और उससे हम आगे बात करें जिला स्तर पर जो है जिला परिषद जो होती है। तो आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन है निम्न स्तर पर कौन है, तो इसमें राइट आंसर जो 1 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ग्राम सभा व पंचायत। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, पंचायत राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर कौन है। अब देखिए, वही बात है, मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत स्तर पर तो सरपंच होता है, और फिर पंचायत समिति होती है, और बाद में जो होता है जिला परिषद होता है। तो देखिए, सबसे उच्चतम स्तर पर यहाँ बूझा है, तो उच्चतम स्तर की हम बात करें तो जिला परिषद जो है होता है, और इसका जो मुखिया होता है वो जिला प्रमुख होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है, उच्चतम स्तर की बात करें तो उच्चतम स्तर पर जिला परिषद होता है, और जिला प्रमुख इसका जो प्रमुख होता है। इसमें राइट आंसर जो है सी हो जाएगा 2 नंबर में। चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, देखिए, पंचायत राज की आधारशिला है। पंचायत राज की आधारशिला है, तो देखिए पंचायत राज की जो आधारशिला है इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्राम सभा। तो देखिए, पंचायत जो है ग्राम के सदस्यों से बनती है, और ग्राम सदस्य ही सरपंच को चुनते हैं, यानी पंचायती राज के जो सदस्य थे उनको चुनते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा से ही इसकी आधारशिला होगी। इसमें राइट आंसर जो 1 नंबर हो जाएगा, ग्राम सभा पंचायत राज की आधारशिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 4, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। पंचायती समिति का जो है मुख्य निष्पादक होता है, मुख्य अध्यक्ष होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई मुख्य अध्यक्ष कौन होता है, तो आप सभी को पता है पंचायत समितियों पे प्रधान बनाए जाते हैं। तो प्रधान इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सरपंच की हम बात करें तो सरपंच जो है ग्राम सभा का मुखिया होता है। अब वहीं जिला प्रमुख की हम बात करें तो जिला प्रमुख जो है जिले का मेन प्रमुख होता है। खंड विकास पदाधिकारी बात करें तो ये जो है सरपंच के अधीन यानी जो विकास अधिकारी होता है ये होता है सरपंच के अधीन, और सरपंच इसके अधीन होता है। और इसको जो अपना त्याग पत्र जो वगैरह सौंपते हैं ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर और सरपंच जो है अपना त्याग पत्र की हम बात करें सरपंच की तो ग्राम खंड विकास अधिकारी को सौंपते हैं।
इसमें राइट आंसर होगा पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है वो होता है प्रधान। यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 5। तो देखिए जिला परिषद का मुख्य कार्य है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समन्वय व पर्यवेक्षण। तो समन्वय और पर्यवेक्षण बनाए रखना, जो कि पंचायत स्तर और तहसील स्तरों पर, तो इनका जो प्रमुख कार्य होता है समन्वय व पर्यवेक्षण। इसमें राइट आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 6 हमारी, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। तो देखिए पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। अब यहाँ पे पूछा है पंचायती राज की जो मुख्य उपलब्धि होती है वो क्या होती है, मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक चेतना का विकास। तो जैसे आप सभी को पता है कि राजनीतिक चेतना का विकास जो है ग्राम पंचायत से होता है, यानी गांव के लोगों को जो राजनीति का पता चल पाता है कि राजनीति क्या चीज़ है, उसमें जो है पंचायत राज से चुनाव से होता है। तो पंचायत स्तर पर चुनाव होते हैं, तहसील स्तर पर चुनाव होते हैं और जिला स्तर पर चुनाव होते हैं। तो इनमें राजनीतिक चेतना का विकास होता है। पंचायत राज का जो मुख्य उपलब्धि है या मुख्य उद्देश्य था वो था राजनीतिक चेतनाओं का विकास, यानी लोग राजनीति में भाग ले ताकि लोगों को राजनीति का पता चल सके। तो इसमें राइट आंसर जो है ए हो जाएगा राजनीतिक चेतना विकास, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारी, पंचायत राज की प्रधान समस्या है। अब देखिए पंचायत राज की जो प्रधान समस्या है, मुख्य समस्या क्या है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दलगत राजनीति। दलगत राजनीति, जो लोग जो है पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं वो लोग, तो दलगत राजनीति हो जाती है। यानी लोगों में जो है द्वेष की भावना पैदा हो जाती है, एक दूसरे में भाईचारा खराब हो जाता है। इस प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न होती है पंचायत राज व्यवस्था में, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अड़ोसी पड़ोसी सरपंच के चुनाव लड़ते हैं तो पास पास में उनके विरोध हो जाते हैं, लड़ाई दंगे होने के डर होते हैं, बहुत सारी जो है परेशानी हो जाती है। आपने खूब देखा होगा पंचायत राज चुनाव में। तो इसमें जो प्रधान समस्या है तो वो हो जाएगी दलगत राजनीति, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बात करें। तो क्वेश्चन संख्या 8 है हमारी। तो देखिए प्रश्न संख्या 8, स्थानीय सांसद विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय सांसद व विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा जिला परिषद। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारी, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इसको जो है यूट्यूब पर भी अपलोड किया था सुबह मॉर्निंग में। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका राइट आंसर दे रहे थे चुनाव आयोग। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना चुनाव आयोग इसका राइट आंसर दे रहे थे, जो कि सरासर गलत है। अब देखिए चुनाव आयोग जो है राज्य सरकार पर निर्भर रहता है। जब राज्य सरकार चाहती है तब निर्वाचन आयोग जो होता है चुनाव आयोग वो चुनाव करवाता है। तो इसमें मुख्य चीज़ जो है यहाँ पे वो होगी राज्य सरकार। राज्य सरकार जब चाहेगी तब चुनाव करवा सकती है, यानी 5 साल 6 साल जब भी उनको अच्छा लगे तब वो है राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कब चुनाव करवाना है। तो जो लोग बी आंसर दे रहे थे वो इसमें गलत आंसर है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी राज्य सरकार। राज्य सरकार जब चाहती है तब चुनाव होते हैं 5 साल या 6 साल में, जब भी उनको लगता है कि हम चुनाव करवाएं। तो उस टाइम पे जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि 2 साल जो है चुनाव नहीं हो पाए थे, फिर राज्य सरकार जैसे कोरोना काल हटा तो तुरंत राज्य सरकार ने चुनाव करवाए। तो जो कि 3-3 साल के लिए सरपंच या फिर प्रधान हम वगैरह वगैरह की बात करें तो 3-3 साल के लिए बने थे। तो इसमें राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा कि पंचायत राज के ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है,
तो वो हो जाएगा राज्य सरकार पर, ना कि चुनाव आयोग पर। तो इसमें राइट आंसर जो है राज्य सरकार होगा। और ये बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसका गलत आंसर दे रहे थे कि सर इसमें चुनाव आयोग होगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो राइट आंसर है वो राज्य सरकार हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या है हमारा 10। खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का एक है। तो देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खंड स्तर यानी पंचायत स्तर पर पंचायत समिति का एक जो प्रशासनिक प्राधिकरण, सलाहकार निकाय, परामर्शदार्शी समिति और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से एक होता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा खंड स्तर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के लिए एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, अधिकारी होता है। जैसे हम बात करें सरपंच लेवल पर तो ग्राम विकास अधिकारी होता है। मुख्य लेवल की जैसे हम बात करें ब्लॉक स्तर पर तो वहाँ पे जो होता है वो प्रशासनिक प्राधिकरण यानी गवर्नमेंट का एक अधिकारी होता है जो इनके जो वगैरह शपथ वगैरह दिलाना, त्याग पत्र देना वगैरह लेना, तो इनका जो ध्यान रखना है वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो पदेन सदस्य भी होते हैं, सहयोगी सदस्य भी होते हैं और संयोजित सदस्य भी होते हैं, उपयुक्त सभी। इसमें डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उपयुक्त सभी प्रकार के सदस्य जो होते हैं। सामान्यतः पंचायत में कितने बार सदस्य होते हैं? तो पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, संयोजित सदस्य और उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर डी यहाँ पे हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूरे सदस्य होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारी। तो प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से सही वरीयता क्रम क्या है? ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। उत्तर निम्न से कोडों को चुनिए। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो आपको साफ दिख रहा होगा आराम से, क्योंकि इसमें क्रम यही लिखा हुआ है। क्योंकि ग्राम सभा पहले ग्राम सभा होती है, बाद में पंचायत समिति होती है, फिर बाद में जिला परिषद होते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 डी में है। तो इसमें क्लियर आंसर दे रखा है आपको, विषय कोई ज़्यादा वो नहीं है। ग्राम सभा पहले होती है, 1 नंबर पर ग्राम सभा, फिर 2 नंबर पर पंचायत समिति और 3 नंबर पर जो जिला परिषद होता है। तो 1 2 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या है हमारा 13। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? पंचायती राज विषय है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पंचायती राज जो विषय है वो यहाँ पे समवर्ती सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची या विशेष अधिकार सूची। तो पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सूची में है, राज्य सूची में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज जो विषय है वो राज्य सूची में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो देखिए पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेला कर, बिक्री कर, भू राजस्व और सीमा कर। तो इन चारों में से एक आंसर होगा। पंचायतों में कौन सा कर वसूला जाता है? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा स्थानीय मेला कर। स्थानीय मेला कर, जो कि स्थानीय कहीं मेला लगता है ग्राम पंचायत में, तो उसका जो कर है वसूला जाता है स्थानीय मेला कर। इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 15, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संविधान का कौन सा संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होनी चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए जो है पंचायत, आपने देखा होगा पंचायत राज चुनाव में महिलाओं की सीट जो है 1/3 सीट आती है।
और कहीं बहुत सी जगह जो महिलाएं चुनाव जीतती भी है और केवल महिलाओं की सीट आती है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी महिलाओं की आरक्षण सीट आती है, जैसे एसटी ओबीसी और एससी एसटी ओबीसी जनरल वगैरह। तो ये जो है इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में की गई है। तो महिलाओं की सीट होनी चाहिए, और वो कौन सा संविधान संशोधन है? चलिए, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन कहता है कि महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 1/3 जो है आरक्षण सीट होनी चाहिए। इसमें राइट आंसर जो है 73वां संविधान संशोधन, डी राइट आंसर इसमें हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 16। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो क्वेश्चन संख्या 16 है हमारी। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक यानी ग्राम विकास अधिकारी। ये मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक स्तर पर जो है एक गवर्नमेंट अधिकारी होता है। तो ग्राम सेवक उसे हम ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं। जैसे ग्राम विकास अधिकारी, जैसे वीडियो की अभी जो है भर्ती हुई थी, वो ग्राम विकास अधिकारी के रूप में होता है। तो ग्राम पंचायत सेवक, सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आए? तो देखिए यहाँ पे देखा पंचायत राज जो 3 प्रकार की व्यवस्था है उसके अंतर्गत नहीं है। चलिए, जिला स्तर होता है, ग्राम स्तर होता है और प्रखंड स्तर भी होता है। खंड स्तर का मतलब तहसील स्तर होता है। यहाँ पे तहसील स्तर का कोई ऑप्शन ये नहीं है, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर और जिला स्तर पर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। यानी 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। तहसील स्तर की कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। इसमें नहीं पूछा था, अंतर्गत नहीं है, तो वो तहसील स्तर यहाँ पे हो जाएगा, खंड तहसील स्तर तक। इसमें राइट आंसर जो है डी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 18। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। तो इसमें देखिए राइट आंसर जो है 2 नंबर होगा, लोकतंत्र शक्तियों विविधीकरण के लिए। तो लोकतंत्र की शक्तियां विविधीकरण के लिए, यानी लोकतंत्र में मजबूती प्राप्त हो सके, लोग राजनीति को जान सके। मैंने आपको बताया था कि लोगों में राजनीति की जो है उत्पन्न हो सके, तो लोकतंत्र की शक्तियों के विविधीकरण, जो लोकतंत्र शक्तियां हैं उनको लोग जान सके। तो इसमें राइट आंसर जो है बी यहाँ पे हो जाएगा, लोकतंत्र शक्तियों की विविधीकरण। राइट आंसर जो है इसमें बी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 19। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप सभी को खूब पता है कि पंचायत राज चुनाव में आपने खूब इंटरेस्ट लिया होगा, और आप सभी को पता है कितनी आयु जो होती है। न्यूनतम आयु जो सीमा रखी गई है वो है 21 वर्ष। महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो होती है 21 वर्ष की आयु के चुनाव लड़ने के लिए। सरपंच वगैरह के अगर आप पद की चुनाव लड़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 21 वर्ष की आयु में आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो, और बहुत सारे जो है 21 वर्ष की आयु में लड़के भी जीत जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोकतंत्र है। और आपको जो है बहुत सारे पंचायतों में देखा होगा, तो न्यूनतम आयु की जो सीमा फिक्स की गई है वो है 21 वर्ष। अगर वहीं हम बात करें तो मतदाताओं की उम्र जो है तो वो है 18 वर्ष। मतदाताओं की उम्र है, मतदान करने वालों की उम्र जो अगर की हम बात करें तो वो है 18 वर्ष। और वहीं हम बात करें उम्मीदवारों की जो है उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु तो वो है 21 वर्ष। 21 वर्ष का जो होना चाहिए तब जाके वो चुनाव के लिए होता है। अगर मतदान की हम बात करें तो 18 वर्ष हो जाती है, लेकिन उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए 21 वर्ष। इसमें राइट आंसर जो सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पंचायत राज कार्य क्षेत्र में नहीं आता ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग, कृषि उत्पादन, ये तीनों आते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा जो है इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र कार्य में नहीं आता है ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग, ग्राम कृषि उत्पादन, लेकिन माध्यमिक शिक्षा जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत है, इसका राइट आंसर भी डी होगा। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं है माध्यमिक शिक्षा ये वाला, बाकी तीनों फैक्ट सही है।
तो ये थे आज के हमारे पंचायत राज के प्रमुख 20 क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए, और कल अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों की सूचना थी कि रीट मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यानी 3rd ग्रेड की, तो आज ही हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको रोज़ जो है थ्योरी सहित क्लास में उपलब्ध करवाता हूँ, और थ्योरी की जो क्लास है आपको शाम 6 बजे आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और बात करें हम 2nd ग्रेड की, तो 2nd ग्रेड की क्लासेज जो है रोज़ 9 बजे आपको क्लास सुबह मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक भी ठोक दिया करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।